Hey guys, this is Suraj Jha. Welcome to Sohal IAS and संधान 2.2। ठीक है, पिछले 2 दिन से मैं आपका वीडियोस नहीं बना रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं ना थोड़ा सा बुखार होने के बाद और सर्दी होने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा था। और क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत सारी एनर्जी लगती है ना। एनर्जी के साथ साथ आपको बहुत कुछ और भी लगते हैं इसमें। तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा, और करूँगा तो मतलब आवाज़ में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। अब वो लचर पचर आवाज़ करके क्या मैं बच्चे को पढ़ाऊँगा। इसलिए 2 दिन नहीं पढ़ाया। लेकिन आज का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा होने वाला है। लेट से कितना जाता है। ठीक है, आज हम काफ़ी सारे पेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो लास्ट हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्लांट मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी क्या मतलब होता है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसको अगर स्टडी कर रहे हैं आप तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, इसके स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। रिमेंबर दिस। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है तो यहाँ बता दो। नहीं ना? ठीक। देखो, रूट मतलब क्या होता है? जड़। ये डेवलप होता है रेडिकल्स क्या होता है? देखो, जैसे ये सीड है मान लो, सीड से जो पहला एक यहाँ से अंकुरित होना स्टार्ट होता है ना, होता है ये पहला एम्ब्रायो का जो पहला पार्ट होता है। जब भी वो कोई सीड जर्मिनेट होता है तो जो पहला पार्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो यहीं से रूट्स जर्मिनेट, तो अब ऊपर से नहीं नीचे से होता है वो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि रूट हमेशा डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड तो नहीं होता ना, डाउनवर्ड होता है इनटू द सॉइल। ठीक है, और इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। मतलब जो रूट जर्मिनेट हुआ रेडिकल से दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। बात समझ रहे हो? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब फिर इसी प्राइमरी रूट से और सारे लेटरल्स रूट्स वगैरह सब निकलते हैं, दैट इज डिफरेंट। तो रूट में एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटिटिवस रूट। ठीक है, तो ये मैं दोनों अभी बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है, बट अभी थोड़ा सा समझ लो कि टैप रूट क्या होता है। पहले बात देखो, अभी मैंने जैसे बताया कि टैप रूट वो होता है जो सीधा रेडिकल से आता है। ठीक है, इसमें एक ही मैन रूट होता है, एक ही मैन रूट, और बहुत सारे कुछ नहीं होते, बस एक ही मैन रूट होता है। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या नहीं। जैसे मैंगो का लोगे है ना, अब कहोगे सर एक तो इतना बड़ा होता है ये रूट, इसमें थोड़ा सा ऐसे, अरे वो थोड़ा थोड़ा से मतलब नहीं, एक लंबा ऐसा रूट होता है। ऐसा नहीं कि इसे ऐसे निकले होंगे ऐसे बहुत बड़े बड़े, ऐसे नहीं होता। ठीक है, समझ में आए? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंगो ले लो, मैंगो को देख लेना, या कैरोट का देख लेना, है ना, इवन नीम मस्टर्ड वगैरह सब का देख सकते हो यू कैन। तो दैट इज कॉल्ड टैप रूट। अब इसी टैप रूट में अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग चीज़ें बनते हैं। जैसे कोइनिकल बनता है कुछ इस टाइप का रूट, जैसे होता है कोइनिकल, है ना। फिर एक नेपी फॉर्म मतलब इस तरह के सलजम में होता है ना, इस तरह का, आई थिंक सो। ठीक है, उससे फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है? रेडिस में होता है, बहुत सारा होता है, नहीं ऐसे होता है आई थिंक, ऊपर होगा ऐसे, फिर होगा मतलब बीच में थोड़ा सा बल्ज होगा, आई थिंक सो। इतना नेपी फॉर्म, आई थिंक सो, मतलब मुझे तो ये लगता है कि वेरी ब्रॉड होता है, मतलब ठीक है, वेरी ब्रॉड होता है, बीच में मतलब मिडिल में थोड़ा सा स्वेल किया होता है। ठीक है, और इस तरह के रूट को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। बट इस तरह का क्वेश्चंस एज सच पूछता नहीं होता, बट टैप रूट समझ लो कि ये सब टैप रूट का पार्ट था, उसका मॉडिफिकेशन है। कैरोट का तो कोई निकल होता है। ठीक है, नेपी फॉर्म में मैंने क्या बोला, ऊपर पे राउंड, ऊपर पे थोड़ा सा ब्रॉड होगा, फिर नीचे आके ऐसे होगा। ठीक है, तो ये होता है। और टर्निप में, सरलजम सब में सब देखे होगा, बीट सब में देखो, बीट में देखो ना एकदम ऐसे होता है, थोड़ा सा यहाँ ऐसे होता है। दैट इज कॉल्ड दिस। समझ में आया? हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं, समझ में आया ना। अब जो स्टेम है डेवलप फ्रॉम द प्यूमुल। लेकिन इसके पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये एडवेंटिटोस रूट क्या होता है। देखो, एडवेंटिटोस वो रूट होता है जो कि रेडिकल से डेवलप नहीं होता, बट अदर पार्ट से, मान के चलो किसी स्टेम से डेवलप हो गया, या लीव से डेवलप हो गया, या नोड से डेवलप हो गया, तो वहाँ से, समझ रहे हो। और ये थोड़ा सा फाइबरस होगा, जैसे मान के चलो कि ऐसे 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 बहुत सारे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे पेड़ निकला एक, तो इस टाइप के रूट को बोलते हैं हम लोग एडवेंटिटोस रूट।
मतलब इट डजेंट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल बट फ्रॉम द अदर पार्ट्स लाइक दिस दैट आई मेंशन अर्लियर। तो थोड़ा सा ये फाइबरस होता है, क्लस्टर्ड होता है ना। तो ये चीज़ याद रखो। जैसे आप ग्रास, जो हम लोग बचपन में जब मम्मी कहती थी कि धूड़ी तोड़ के आओ, ग्रास तोड़ के आओ, तो हम लोग ग्रास से उखाड़ के ले आते थे, याद है। तो उसके ना मतलब ऐसे अगर पत्तियां हैं 2-3 तो नीचे ना ये बहुत सारे ऐसे ऐसे होते थे। तो ये फाइबरस समझ में आ रहा है कि नहीं। शुगर कैन में भी होता है, बनियान ट्री में भी होता है, ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, और लेमा एक ऐसा प्लांट है जो कि रूटलेस प्लांट है। रूटलेस होगा तो एक्वेटिक होगा, आई थिंक सो, आई थिंक क्या सो, कन्फर्म हो भाई। लेमा इज अ रूटलेस प्लांट, रिमेंबर दिस, ठीक है। उधर स्टेम होता है स्टेम डेवलप होता है प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल से, कहाँ से, प्लूम्यूल, ठीक है। और ये स्टेम डेवलप हेल्प करता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और स्टेम तो ये तो करता है कि भाई अलग अलग पार्ट में पहुंचाने में मदद करता है, प्लस स्टोर भी करता है फूड को। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा, हाँ या नहीं बताइए। चलो, उसके बाद कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है ना। जैसे आप लोग पोटैटो खाते हो, तो पोटैटो क्या लगता है, वो एक टाइप का क्या है, रूट्स है, नहीं है, वो रूट्स नहीं है, वो ट्यूब होता है, ट्यूबर होता है, उसको ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि वो ये है, ठीक है, ट्यूबर रूट्स, ये स्टेम एक टाइप का, बात समझ लो। पोटैटो का किस पार्ट एडिबल होता है, उसका स्टेम एडिबल होता है, फॉर्म क्या है, ट्यूबर, ठीक है। उसी तरह सेफ्रॉन हो गया या क्लोसिया होता है, उसके कॉर्न होते हैं, कॉर्न, CORN, कॉर्न, समझ में आ रहा है। उसी तरह बल्ब होता है, बल्ब ये नाम है, ठीक है, स्टेम, बल्ब जो ओनियन में होता है, गार्लिक में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो बल्ब होता है, ओनियन, गार्लिक वगैरह सब ना, ये आप देखोगे थोड़ा सा क्या कहेंगे, आई थिंक क्या यार, वो इनके जो स्टेम होंगे ना वो थोड़े छोटे होते हैं, देखे होंगे आपने, छोटे होते हैं। और लीव्स होते हैं वो थोड़ा सा मैं कहूँगा फ्लेशली लीव्स होते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब में आता है। एक होता है राइजोम में ये एक ऐसा स्टेम होता है जो कि थोड़ा हॉरिजॉन्टली होता है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है ऐसे। टर्मरिक देखेंगे आप किस तरह होता है, टर्मरिक है ना, जिंजर देखे होंगे आप, हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा होगा धरती के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। तो क्या रखना, पोटैटो, सेफ्रॉन, ओनियन, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, ये सब पहली बात तो एक स्टेम है, क्या ये रूट्स नहीं है। अब हम लोग नॉर्मली पता होता है कि भाई कि मिट्टी के अंदर में जो है वो रूट्स है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे स्टेम है पहली बात। और उसमें एक टाइप है कि वो ट्यूबर पार्ट है, कॉर्म पार्ट है, बल पार्ट है, राइजोम पार्ट है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर ये इतना याद ना रहे ना तो एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ स्टेम है, ठीक है। एडिबल पार्ट जो आप लोग खाते हो दैट इज स्टेम, ओके, यस या नो बड़ी, ठीक है। देखो लीफ, सिंथेसिस, लीफ मतलब ये तो सिंपल है ना, खाना कहाँ बनता है, लीव्स पे ही बनता है ना, है तो लीफ का काम ही होता है फूड को बनाना, फूड को सिंथेसिस करना, ठीक है, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, इन कैक्टस लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। और जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उसका जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड ज़ेरोफाइट, ठीक है। अब मैंने ये क्या लिखा कि जो कैक्टस प्लांट होते हैं वहाँ पे लीफ जो होता है ना वो स्पाइन की तरह एक्ट होता है। देखो इसलिए होता है क्योंकि अगर मान के चलो ऐसा नहीं होगा तो भाई एक तो ऑलरेडी ऐसे क्लाइमेट में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होता है, तो वाटर लॉस बहुत कम हो, तो उसी तरह ये इसलिए लीव्स ही उसका स्पाइन होता है। समझ आया मैंने क्या कहा, लीव्स ही उसका स्पाइन होता है, दैट इज, और कुछ नहीं। मतलब बेसिकली कैक्टस प्लांट में लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वाटर लॉस। समझ में आया, हाँ, वेरी गुड। चलो, फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर ही है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद रखना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसी का दो पार्ट है, एक है क्या है, जीनोसियम, एक होता है एंड्रोइसियम, ठीक है।
जिनोसियम और एंड्रोइसियम, ये दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसका दो पार्ट होंगे, सेक्स ऑर्गन है दोनों के दोनों। अब इसको समझाने के लिए ना, इतना जो यहाँ पे भसड़ हो रखी है, इसको समझाने के लिए ये जो आप देख रहे हो कि पोलन एंथर, एंथर से स्टिग्मा में जाता है तो रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस, तो ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये कार्पेल या इसको पिस्टिल बोलते हैं, ये फीमेल का पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ना पहले मैं फिगर दिखा दूँ आपको, तो जब फिगर बता दूंगा तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स डू इट। देखो समझो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है रे बच्चा, अरे भैया ये वाला आते हैं, ठीक है। अरे भाई यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, सेव टू फाइल, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या? कोई बात नहीं, पेस्ट नहीं होगा। चलो देखो 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 देखो, समझना मेरी बात ध्यान से, एक बार समझ लेना। ये भाई लिखा ले यार, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये मैन वाला पार्ट, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये वाला जो वाला पार्ट देख रहे हो ना, बहुत सारा है ना, ये देखो, ये देखो, देख रहा है या समझ रहे हो? तो ये है मेल वाला पार्ट, हाँ या नहीं? तो फीमेल वाले पार्ट में क्या है, देखो ध्यान से, सबसे ऊपर वाला, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये एक येलो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। फिर जो ये बीच वाला ये ट्यूब जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहाँ जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। ये तीनों को मिला के होता है पिस्टिल। इट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये वाला जो चीज देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एंथर, और इसका ये जो लाइनिंग देख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। इन दोनों को बोलते हैं स्टेमन। यह है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये चीज उड़ करके यहाँ आएगा और इसके नीचे जाएगा और यहाँ पे आएगा तो फर्टिलाइज होगा। इसी को बोलते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जाएगा तो यही पोलिनेशन होता है। समझ में आया हाँ या नहीं? अब समझ में आया फ्लावर के पार्ट्स? तो ये पार्ट्स याद रख लेना है बच्चे, ठीक है। ये पार्ट्स याद रखने हैं आपको। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसको बोलते हैं SOS, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये है पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर एंड फिलामेंट AF, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट्स इट, ठीक है हाँ नहीं? और एंथर से स्टिग्मा में जाना चाहिए पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जाना चाहिए। चलो अब इसको डिलीट मार देते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इसके नीचे ही लिखा रहा है, वाह। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। क्लोव देखे होंगे ना, क्लोव खा रहे हो ना आप लोग। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। तो फ्लावर का जो बर्ड होता है ना, ये एक तरह का बर्ड होता है, फ्लावर का पार्ट है ये क्लोव, इसलिए इतना महंगा मिलता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, हाँ या नहीं बताओ। एक होता है फिर सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ द
गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड। मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा चीज़ है भाई, सिंपल सा चीज़ है कि जो रिप्रोडक्शन का पार्ट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, उसके पहले रिप्रोडक्शन होता है ना, उसी का मतलब उसी को बोलते हैं सिंगैमी। दैट्स इट, इसमें कोई बड़ी वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। फिर है पार्थेनोकार्पी। क्या है? पार्थेनोकार्पी क्या है? फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और नॉर्मली ऐसे होते हैं सीडलेस, जैसे बनाना में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी आप देखते हो उसमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, जैसे बनाना हो गया, पपाया होगा। अगर ये नाम याद रखना है तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स डेवलप होते हैं भाई, ऐसे प्लांट जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स डेवलप होते हैं, जैसे बनाना, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। ये याद रखिएगा अगर ये वर्ड नहीं भी याद रहे तो, ठीक है। अब समझो इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेटिव मेगा स्पोर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर 1:3। अब मैंने क्या बोला देखो। अब वैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता नहीं, चलो लेकिन दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली देखो कि कोई भी फ्लावर का जो ओव्यूल होता है ना, अब ये ओव्यूल दिखाया हूँ मैं आपको, ठीक है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर्स, ठीक है, मदर में होता है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये जो मेगा स्पोर सेल है, जो स्पेशल सेल है, ये डिवाइड होता है मियोसिस से। मियोसिस से आपको पता है 4 डॉटर सेल निकलते हैं। तो जो 4 डॉटर सेल होते हैं ना, उसमें से एक जो मेगा स्पोर होता है ना भाई, वही जिंदा रहता है, बाकी के वही जिंदा और फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 जो होते हैं ना वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मतलब डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेटिव मेगास्पोर इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 1:3। बहुत अच्छे। उसके बाद बुलबिल क्या है? बुलबिल क्या होता है? सिंपल है, फ्लोरल बर्ड्स या लीफ एक्सिल को ही बुलबिल्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? और बहुत सारे टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे टर्म्स को ना आप बेटर कनेक्ट करोगे जब उसका पिक्चर्स देखोगे, समझ में आ रहा है? तो पिक्चर्स देखने से बहुत सारी चीज़ आपको कनेक्ट करोगे, ये चीज़ याद रखना। बर्ड्स का, फ्लोरल बर्ड्स का नाम है बुलबिल और कुछ नहीं है। फोटो पेरियोडिज्म, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि प्लांट्स को रिक्वायर होता है एक लाइट का, टेम्परेचर की जरूरत होती है टू इनिशिएट द फ्लावरिंग, दैट इज कॉल्ड फोटो पेरियोडिज्म। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक लाइट ड्यूरेशन टू इनिशिएट फ्लावरिंग थिंग्स, ओके। नोड, ये सब पता है आपको, यहीं से स्टेम में होता है, यहीं से लीव से राइज होता है, जैसे यहाँ से था ये नोड है, यहीं से लीव से राइज होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोड। नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, लीव्स यहीं से राइज होता है। फिर है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? कुछ नहीं, पॉलिनेशन के अलग अलग तरीके हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? कि भाई वही पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जाना, इसको बोलते हैं प्रोसेस को पॉलिनेशन। ये अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, बर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर विंड से हो रहा है पॉलिनेशन तो दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फ्लावर रिच, फ्लावर जो होता है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ, क्या लिखा है भाई, एंथोसाइनेंसिस, साइनेसिस ऐसे ना, साइनिंस ऐसे कुछ है, ठीक है। एक तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा गड़बड़ है जी, ऐसे बायोलॉजी में टर्म्स सब है ना, नॉर्मल टर्म्स है नहीं भाई। एंथोसाइनेंस, ठीक है। तो वैसे भी देखो ना, इतना जरूरी नहीं है, सिंपल समझो कि फ्लावर में क्या होता है भाई, एक तो उसमें विटामिन मिनरल्स होंगे, अब फ्लावर कलरफुल होता है तो उसमें कुछ पिगमेंट्स होगा कलर देने के लिए, है ना, दैट इज, समझे। और ये है एंथोसाइनेंसिस, साइनेनिन्स, ANTHOCYANINS, दैट इज। और फ्लावर नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और इसलिए देखे होंगे कि बहुत सारा फेस क्रीम, फेस ब्यूटी, ये वो फलना दिखना जिनमें फ्लावर का डायरेक्ट यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है।
अब फ्रूट्स पे आ जाइए। फ्रूट्स मैच्योर्ड एंड राइपेंड ओवरी को बोलते हैं, ठीक है, कि जो भी ओवरी अभी फ्लावर्स का पार्ट दिखाया था ना, तो उसमें ओवरी है ना, वहीं से फ्रूट मैन वहीं से होता है, ठीक है, वही मैच्योर्ड और जब राइपेंड हो जाएगा ओवरी वही फ्रूट्स बनेगा, ठीक है। तो फ्रूट्स के बहुत सारे टाइप हैं यार, सिंपल फ्रूट्स है, एग्रीगेट फ्रूट्स है, कंपोजिट फ्रूट्स है, फॉल्स फ्रूट्स है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल है। जो भी फ्रूट्स डेवलप होगा एक ओवरी से, मतलब एक फ्लावर के एक ओवरी से, एक फ्लावर है उसमें से एक ही ओवरी है, उसी से डेवलप होगा वो फ्रूट, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट। वो है बनाना या गुआवा, ठीक है। एक फूल में एक ओवरी और उससे एक फ्रूट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट्स। समझ में आया। उसके बाद एग्रीगेट मतलब क्या लग रहा है, बहुत सारे मल्टीपल ओवरीज होंगे सिंगल फ्लावर में, तो एक ही फ्लावर में बहुत सारे ओवरीज होंगे। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी में देखे होंगे आप, पिक्चर देख के ही लग रहा है कि हाँ मल्टीपल होंगे यहाँ पे। और एक है कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट में क्या आएगा, मेनी फ्लावर्स आ जाएंगे, है ना, जैसे जैक फ्रूट्स या मलबेरी, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स से और उसमें चीज़ें होंगी, उसमें ओवरीज होंगे, उससे जो डेवलप फ्रूट्स होगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, यहाँ एक ही फ्लावर्स लेकिन मल्टीपल ओवरीज, और यहाँ एक फ्लावर एक ही ओवरीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक होता है फॉल्स फ्रूट, मतलब फॉल्स फ्रूट वैसे फ्रूट्स होता है जो कि ओवरी से मैं कहूँगा डेवलप नहीं होता है, इट डजेंट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, तो इसको बोलते हैं स्यूडोकार्प। जैसे एप्पल ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, स्टेम से इधर उधर हो जाता है। फिर जैक फ्रूट हो गया, पियर हो गया, कैस्यू, गुलकंद, पियर, जैक फ्रूट, आप कम से कम 3 याद रखो, एप्पल, जैक फ्रूट एंड पियर्स, ये तीनों के तीनों जो है ये फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं। याद रहेगा हाँ या नहीं, बताओ ना यार। चलो इतना याद रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा है। कैफीन वेफिन के बारे में आप सबको पता है कि एक तरह का एल्कोलाइड होता है, यू नो, एल्कोलाइड नेचुरली मिलता है आपको कॉफ़ी, कोकोआ, कोला नट्स वगैरह सब में कैफीन, ठीक है। कैफीन क्या करता है, ये स्टिमुलेंट होता है, आपके अलर्टनेस बढ़ा देता है, आपके परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, यही सब होता है ना, ठीक है। और एल्कोलाइड क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको प्लांट्स में मिलेंगे, है ना। और एल्कोलाइड में कौन से एटम्स मिलते हैं, नाइट्रोजन के एटम्स मिलते हैं, ये याद रखना, एल्कोलाइड में नाइट्रोजन एटम मिलता है, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उसी तरह एक मॉर्फिन होता है, ये भी एल्कोलाइड ही है, इस देखे होंगे ना मॉर्फिन, पॉपी वगैरह सबसे, पॉपी प्लांट्स वगैरह सबसे वहाँ से। और इस मॉर्फिन का यूज़ इवन पेन किलर, एनाल्जेसिक के तरह यूज होता है ना, बहुत से दवाई का नाम इसी से है। इसको मॉर्फिन को पहली बार डिस्कवर किया था फ्रॉम ओपियम पॉपी, और जहाँ तक मुझे याद है कि इसका थोड़ा बहुत खेती किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स मतलब दवाइयों में, मेडिसिनल यूज के लिए, मध्य प्रदेश में। मॉर्फिन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ओपियम पॉपी, अरे कहाँ, फ्रॉम ओपियम पॉपी, अभी जस्ट बताया, ठीक है। और भी जानना है, एक होता है और भी एल्कोलाइड जानना है, जैसे कि एक तो कैफीन बता दिया, मॉर्फिन बता दिया, एक ये भी आपको बताया क्विनीन। ये कहाँ से मिलेंगे आपको, क्विनीन मिलता है, ये बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, चिंचोना या किंचोना ट्री से, है ना। और इसका यूज पता है कहाँ होता है, मलेरिया ठीक करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको, कि क्विनीन भी एक अल्कोलाइड है जिसको आप किंचोना ट्री से मिलता है, और इसका यूज होता है मलेरिया को ठीक करने में। एक निकोटीन भी होता है, देखे होंगे आप, ये आपको तंबाकू में मिलता है, टोबैको, ठीक है, समझा, ये भी एक तरह का वही है यार। उसे और जो इलीगल जैसे कोकीन हो गया, ये भी वही है, ककोआ प्लांट से मिलता है, ककोआ प्लांट, ये याद रख लो, लिख लो इसको, इस तरह पूछा जाता है। कोकीन जो है, कोकीन के स्पेलिंग लिख देता हूँ, COCAIN, यही होता है शायद, सही शायद का यही होता ही है, ठीक है। बस तो एक कोकीन याद रख लो, निकोटीन, क्विनीन, अब बाकी 2 यहाँ मैंने लिखवाए। अब ये हॉट पेपर है ना, हॉट पेपर, ये हॉट पेपर हॉट होता है, क्यों हॉट, मतलब वो वाला गर्म नहीं है भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या है, कैप्साइसिन, ठीक है ना, कैप्साइसिन, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ड याद रखना यार,
कैप्सिसिन, कैप्सिसिन क्या है, बेसिकली एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, जो आपको चिली पेपर्स वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है, जो स्पाइसी टेस्ट देते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी एक टाइप का वही स्टिमुलेंट ही है, तो एल्कोलाइड ही हुए, ठीक है। और एल्कोलाइड में नाइट्रोजन एटम मिलते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद करो। अभी मैंने बताया कि कैफीन, फिर आपको मॉर्फिन बताया था। कैफीन आपको कहाँ मिलेंगे बताइए, सोर्स क्या है कैफीन का, टी के प्लांट में, या कॉफ़ी के प्लांट में, ककोआ के प्लांट में मिलता है ना, बोलो हाँ या नहीं यार, ठीक है। फिर कोकीन कहाँ से मिलेगा बताइए, अभी जस्ट बताया था, कोकीन कहाँ से मिलेगा, कोका प्लांट से, निकोटीन टबैको से, क्विनीन चिंचोना ट्री से, मलेरिया ठीक करने के लिए। चलो ये हो गया, चलो 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 चलो। अब कहोगे सर जो चिली मिर्ची विर्ची सब होता है वो ऐसा कंपाउंड क्यों रखते हैं, बेसिकली सिंपल सी बात है, मान के चलो ऐसा प्लांट्स को कोई बकरी वकरी या कोई और जानवर मान के चलो काट पाट लिया, कुछ कर लिया, ईटन खा लिया, तो अपने आप को सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर ये वाला कंपाउंड होता है कैप्सिसिन, ठीक है, रिमेंबर दिस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है बताओ, देखो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो छोटे लेवल पे प्रोपगेशन कर रहे हो, तो ये कोई ये काइंड ऑफ टिश्यू कल्चर जो लैब वैब में होता है, एक सिंपल आर्ट नहीं है या नेचुरल नहीं है ये। एक तो देखो प्लांट प्रोपगेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ लिखा है, तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन सिंपल आर्टिफिशियल है यार, कोई भी हम आप तो कोई भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये जो माइक्रो प्रोपगेशन होता है ना, ये एडवांस्ड होता है और ये लैब में स्टेराइल कंडीशन में ही किया जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसे हजारों अलग अलग वैराइटीज, नंबर ऑफ प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, और ये प्लांट प्रोपगेशन से 2 4 5 कम थोड़े, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना है। चलो अब एक है वीवा पेरी जर्मिनेशन। हाँ याद आया उस दिन जो मैं एक वर्ड भूल रहा था मैंग्रोव के बारे में, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि वीवा पेरी मतलब सीड जर्मिनेट हो जाता है, स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। वैसे नॉर्मली क्या होता है, सीड नीचे आता है, फिर सीड मिट्टी में मिलता है, फिर वो कुछ समय बाद मॉइस्चर आने के बाद वो जर्मिनेट होता है। लेकिन जो वीवा पेरी जो प्लांट्स वगैरह सब होते हैं जैसे मैंग्रोव सब है, इसमें क्या होता है कि जो सीड है अभी वो पेड़ में ही है, अब वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे, तब वो नीचे गिरेंगे। तो उसका रीजन क्या है, देखो जो ये मैंग्रोव प्लांट सब है ना, ये प्लांट सब आपको ऐसे जगह मिलेंगे जो कि ये वाटर लॉक्ड प्लांट्स वगैरह से होते हैं और वो सॉल्टी रीजन में होते हैं सब। और सीड ऐसे अगर सीड ऐसे गिर जाए ना तो जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा, कंडीशन ऐसा, सॉइल इतना है, सॉरी सलाइन इतनी है, नमक इतनी है। अरे 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 अरे, एक सेकंड रुको, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सब पेड़ में, ऐसे सब प्लांट्स में, मतलब प्रकृति कितनी ब्यूटी है आप देखो ना, मतलब क्या ही बताऊं, ये ब्यूटी है, ठीक है। चलो तो वीवा पेरी जर्मिनेशन समझ में आया कि जर्मिनेशन सीड का हो जाएगा पेड़ में ही, ठीक है, सीड्स का जर्मिनेट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट्स। मेज मक्का, इसका ओरिजिन कहाँ है, यूएसए, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर है आपके पास प्लांट टिश्यू, क्या है, प्लांट टिश्यू। हस्क ऑफ द कोकोनट, वो क्या होता है, एक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। अब कहोगे सर ये क्या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आ गया, कोई बात नहीं है, देखो मैं समझा देता हूँ। कहाँ गया रे बच्चा, लिखने वाला मैं कहीं लिखता था यहाँ पे ना, ड्राफ्ट, हाँ एकदम सही। देखो प्लांट टिश्यू में ना क्या होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पढ़े होंगे, पढ़े हाँ या नहीं, ठीक है। और
दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। आगे भी पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ मिलेंगे जो कि जो पार्ट्स ग्रो कर रहा होता है, जैसे रूट्स हो गया या स्टेम हो गया ये। और यहाँ पे सेल जो होता है ना कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाता है क्योंकि ग्रोइंग पार्ट्स है। और एक क्या है, एक क्या होता है, अब इसमें भी 3 पार्ट्स है यार, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसमें उतना नहीं जाना। और ये परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पे एक आता है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल वाले के अंदर में आता है पैरेन्काइमा और एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा जो आपने भी देखा। तो जो पैरेन्काइमा होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और यहाँ पे फूड स्टोर होता है। जो कोलेनकाइमा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ये टिश्यू, ठीक है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये प्लांट्स को हार्ड बनाता है, समझ रहे हो, हार्ड बनाता है, थोड़ा क्या कहते हैं, जितना भी हार्ड थिक होगा वो स्क्लेरेनकाइमा करेगा। सिंपल सी बात है, जो पार्ट्स सॉफ्ट होंगे वो आपका पैरेन्काइमा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखना है। तो हंस क्या है, बहुत टाइट होता है, बहुत मजबूत होता है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक इन एक्वेटिक प्लांट्स, इसी की वजह से वो तैरते हैं, ठीक है। गिव देम बॉयंसी इफेक्ट, ये आप बताओ ये क्या, ये पैरेन्काइमा है, सॉफ्ट, समझ रहे हो। पैरेन्काइमा बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, उसमें पानी भरे पड़े होते हैं भाई, लार्ज एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, खाली जगह होते हैं, एयर्स भरे पड़े होते हैं, तो इसलिए वो तैरते हैं, और कोई बात नहीं है। फाइबर्स इन प्लांट्स एनाटॉमी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये सिंपल सी बात है यार, कोई भी प्लांट में फाइबर्स होते हैं ना, तो फाइबर्स में कैपिलरी की तरह यूज होता है वो, है ना। तो कंडक्शन होता है, इवन वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वुड जो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। आप कहोगे वुड सेकेंडरी, जब प्राइमरी क्या है, प्राइमरी तो देखो वही जो उसके अंदर एक जाइलम है, एक फोइलम है, समझ रहे हो, वो है। वुड क्या होता है, समटाइम्स ये वुड भी क्या करता है, जाइलम का काम क्या है, मिनरल्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो समटाइम्स ये भी वुड भी क्या करता है ना, इस ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, इसलिए वुड को कहा गया सेकेंडरी जाइलम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं? वेरी गुड। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सबको पता है कि वाटर जो लॉस होता है पत्तियों से, एरियल पार्ट से थ्रू स्टोमेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्यों होता है, वही टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। और ये और भी होता है कि अगर मान के चलो, अगर मैं प्रिसाइजली अच्छे से बताऊं, तो अगर प्लांट्स को और ज़्यादा वाटर चाहिए ना, तो वाटर तो वो सॉइल से लेंगे, रूट्स के थ्रू। तो और ज़्यादा चाहिए ना, तो अपवर्ड ऊपर पे ना प्रेशर कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ताकि एक सक्शन फोर्स अप्लाई हो और नीचे से क्या हो, पानी ऊपर जाए। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन भी होता है, समझ रहे हो। तो एक होता है फिर गुटेटेशन, गुटेशन क्या है, एक गुटेशन, ये क्या है, यहाँ भी वाटर लॉस ही होता है, लेकिन ये टिप से होता है। ये कहाँ से होता है, एरियल पार्ट से होता है, और ये टिप से होता है, दैट्स इट। समझ में आएगा? चलो, एक होता है गेनोंग पोटोमीटर। ये सब नाम अजीब अजीब नाम है, लेकिन याद रख लो। गेनोंग पोटोमीटर ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। और एक इसी के साथ हमको यहाँ तक याद है, एक होता है एक्जिनोमीटर। इससे क्या आता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होता है ना, उसको मेजर करने का काम होता है एक्जिनोमीटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो यार, एक्जिनोमीटर। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है बच्चा, ठीक है। कॉटन फाइबर के पहले भी बताया, प्योर सेलुलोज है ना, मेड अप ऑफ द, इसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन से कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, दैट इज ऑल। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कौन बच्चा नहीं जानता, ये बताओ जी, सब जानते होंगे ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 H2O, ठीक है, यूज़ किया जाता है। सनलाइट होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस वाटर N+O2 रिलीज होता है। अब मैं देखो यहाँ से बहुत अच्छे समझाता हूँ। तो ये दोनों रॉ मटेरियल है, इंक्लूडिंग दैट इज क्लोरोफिल। तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट। और प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज और वाटर, और ये एक्स्ट्रा वाटर है। देखो वाटर एज ए रॉ मटेरियल भी है, रिएक्टेंट भी है और एज ए प्रोडक्ट भी है, ये याद रखना, 6CO2। तो समटाइम्स यहाँ क्या पूछ देता है ना, वाटर के यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये याद रखो, समझ में आया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है, इवेंट होता है, मैं वो समझा देता हूँ। पहला इवेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ये समझ में आया कि नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। जैसे सनलाइट ट्रैप हो गया, सनलाइट इंटर हो गया, तो लाइट एनर्जी क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, हाँ या नहीं, ठीक है। और जैसे केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ लाइट एनर्जी, तो जो H2O का जो मॉलिक्यूल है ना, ये ब्रेक हो जाएगा H2+O2 में, ठीक है। दूसरा हो गया है। तीसरा क्या स्टेप है, ये जो CO2 है ना, इसका रिडक्शन करवाएगा ये H2 का, निकेल का, H2 का रिडक्शन में काम होता है, और रिडक्शन करवा के क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। ये 3 के 3 इवेंट है फोटोसिंथेसिस में। पहला इवेंट सनलाइट को ट्रैप करना, दूसरा कि सनलाइट जो है वो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा H2NO2 में। और थर्ड कि CO2 का रिडक्शन करवाएगा H2 किसमें, ग्लूकोज में। यही एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इतना समझने की जरूरत नहीं है। वाटर इंटर्स इनटू द सेल थ्रू ऑस्मोसिस, CO2 थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सिंपल सी बात है। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, CO2 डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू गैस नहीं होता, लिक्विड चीज होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ H2O। ये बात सच है ना। फोटोलाइसिस क्या मतलब होता है, वही मतलब एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करवा करके, एक होता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस सनलाइट से ब्रेक करवा के H2 को। H2O जब टूटा तब ना आपको H2+O2 मिला, तो O2 इधर रिलीज हो गया और H2 का यूज कहाँ हो गया, रिडक्शन करवाने में CO2 का। अब बना क्या, C6H12O6, हाँ या नहीं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल जो है ये फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है। क्लोरोफिल मतलब कैप्चर करने का काम करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स जैसे क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब इस क्लोरोफिल में बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B, C, D, E, ये सब होता है। तो जो AB मॉलिक्यूल है ना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल में एक कंपाउंड, एक एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, यही एब्जॉर्ब करने का काम करता है रेड, ब्लू एंड वायलेट लाइट को। सबसे ज़्यादा जो कैप्चर्स होता है वो होता है रेड, वायलेट सबसे कम। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम होता है रेड लाइट में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रख लेना। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। चलो, ग्रीन लाइट लीस्ट इफेक्टिव होता है इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आया कि नहीं आया। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लाइट लीस्ट इफेक्टिव होता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन चाहिए, रेड। स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुका हूँ। इसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, लाइट रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन में चेंज होना, H2O का ब्रेक होना। एक डार्क, ये डार्क केमिकल रिएक्शन क्या है पता है, वही CO2 का रिडक्शन होकर के ग्लूकोज में बनना, दैट इज कॉल्ड डार्क केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो 2 टाइप के रिएक्शंस है, 2 स्टेज, यहाँ पे स्टेजेस 2 ही है,
लेकिन यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं नॉर्मली, ठीक है। 2 रिएक्शन है और 3 काइंड ऑफ दिस थिंग है। फिर है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो भी बताया था, ये सब ऑलरेडी H2O ब्रेक होता है, फोटोलाइसिस होता है, इतना याद नहीं रखना, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और मिला दीजिए तो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है ना। ATP बनेगा ADP प्लस P से। डार्क केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन होता है यहाँ CO2 का। इसको केल्विन बेंजोन साइकिल भी बोलते हैं, इतना अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर होता है ना स्ट्रोमा, तो उसी के अंदर में डार्क केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा ये लो, एक्जेनोमीटर है यहाँ, एक्जेनोमीटर अभी बताया था। रूट प्रेशर को मेजर करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को भी मेजर करता है, दोनों को मेजर करता है। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ लिखा है जो मैंने पहले बताया अलग है, नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। रूट प्रेशर को मेजर करता है क्योंकि इसी प्रेशर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी डिफाइंड होती है, ठीक है भाई जी। सब्सिडरी सेल क्या होता है, यू नो दैट, जो भी सेल प्राइमरी सेल के साथ अटैच्ड होगा, है ना, गार्ड सेल के साथ अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर एसेंशियल फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, ये अगर होना है तो इसके लिए एसेंशियल है स्टोमेटा का ओपनिंग होना, दैट इज, ठीक है। अच्छा ये सब में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, रट्टू ही सबको। कैक्टस प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे हमको लगता है आपको समझाना चाहिए, देखो ऐसा क्यों होता है कि स्टोमेटा जो है ना नाइट में ओपन होता है। सिंपल देखो यार, जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। दिन में कितनी गर्मी होती है, एक तो ऑलरेडी टेम्परेचर इतनी हॉट है, अगर सोचो दिन में ही स्टोमेटा ओपन कर देगा कैक्टस जो कि डेजर्ट में होता है, तो भाई थोड़ा बहुत जो पानी बचा होगा, उसके अंदर वाटर बचा होगा, वो तो सब उड़ जाएंगे ना, मर जाएंगे ना कैक्टस प्लांट्स। तो इसलिए क्या होता है कि दिन में अपना इंस्ट्रूमेंटल जो पोर्स होते हैं उसको क्लोज करके रखता है और नाइट में ओपन करता है, ठीक है, बिकॉज डे टाइम इज टू हॉट। वाई, बिकॉज द वाटर विल मतलब likely to evaporate too quickly if the stomata were open, right? You have to remember this. Or in the time night temperature, in the night, at the night temperature is बताओ cooler, तो here there is a less water loss, ठीक है। चलो, तो जब रात में स्टोमेटा ओपन होगा तो रात में CO2 ओपन होगा तो CO2 भी इनटेक रात में ही होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। CO2 रात में ही इनटेक होता है, CO2 इंटर्स एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, क्योंकि CO2 भी यहीं से होगा ना, सनलाइट CO2 यहीं से होता है, ठीक है। CO2 कहाँ से ट्रैप होता है, वही स्टोमेटा से ट्रैप होगा, और वो रात में अगर ओपन होगा तो रात में होगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है, हाँ। तो कहोगे सर अगर रात में कैक्टस प्लांट CO2 को ट्रैप करता है, और CO2 का तो खाना बनाने में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो दिन में फिर वो क्या करता है, दिन में खाना कहाँ से मिलता है। देखो दिन में बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम ना कैक्टस यूजेज स्टोर्ड CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस, समझे। जो पहले से CO2 स्टोर्ड है ना, उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, और रात में फिर वो ओपन करता है और फिर अच्छे से रखता है CO2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चे, आई थिंक सो। फिर एक है लिग है, क्या है, लिगहेमोग्लोबिन्स, नहीं लेग हीमोग्लोबिन्स है, LEG लेग हीमोग्लोबिन्स क्या है, एक प्रोटीन है, पिगमेंट है, प्रेजेंट होता है इन द नोड्यूल ऑफ द रूट एंड इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोगेस फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिंपल है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है, जो रूट्स में आपको मिलेंगे और वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लांट्स हार्मोन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके। ऑक्सीजन का क्या यूज़ होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन ऐसा प्लांट्स हार्मोन है जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से रिलीज हो रहा है तो प्लांट्स में ग्रोथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। तो इट आल्सो, अगर ये ग्रोथ करवाएगा तो सेपरेशन ऑफ लीव्स को भी प्रिवेंट करेगा, रोक के रखेगा, सिंपल,
ठीक है। और इस ऑक्सिन को डिस्कवर किसने किया था? डार्विन ने। रिमेंबर दिस, ये ऑक्सिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, इसको डिस्कवरी किसने किया था? बताओ जी, डार्विन ने। एक है जिबरलिंस, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिकली सेल इलोंगेशन में यूज होता है, मतलब प्लांट को और ज़्यादा लंबा करने के लिए। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे लंबा करने के लिए, सेल को और इलोंगेट करने के लिए, ठीक है, इसका जिबरलिंस का यूज होता है। तो प्लांट ग्रो टॉलर ड्यू टू दिस, मतलब ठीक है। तो जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग में, इलोंगेशन में, ये 3 वर्ड याद रखोगे ग्रेबलिन से। क्या क्या है? फ्लावरिंग में, जर्मिनेशन में और इलोंगेशन में किस हार्मोन्स का यूज होता है? जिबरलिंस का। और इसका डिस्कवर किया था कुरोसावा ने। कुरोसावा नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। फिर एक साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स में होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का काम होता है भाई, मिटोसिस, मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन बनता है, ठीक है, याद रखना ये वाला चीज़। और चूंकि ये भी सेल डिवीजन होगा तो सेल बड़ा होगा, ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? प्लांट्स की ग्रोथ। तो ये हेल्प करता है ऑक्सिन को, और ऑक्सिन का भी तो वही काम है। तो साइटोकिनिन्स एड्स क्या? ऑक्सिन, सिंपल। और ये खोज किया था मिलर ने। साइटोकिनिन्स बाय मिलर और ऑक्सिन बाय डार्विन्स, ठीक है। और एक और था जिबरलिंस बाय कुरोसावा। जिबरलिंस क्या करता है? फ्लावरिंग, जर्मिनेशन एंड इलोंगेशन, ठीक है। अब देखो एसिड वेसिड आ गया ना, एब्सिसिक एसिड, ये याद रखो, ये रोकने का काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। तो इसका मतलब अपोजिट होता है ये किसके? साइटोकिनिन्स या ऑक्सिन के। तो लीव्स वीव्स में जो पत्तियां वत्तियां टूटती हैं ड्यू टू दिस एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड, कीप सीड्स एंड बर्ड इन डोरमेंट कंडीशन, या सेपरेशन ऑफ लीफ इसी की वजह से होता है। और एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म, ओनली प्लांट्स हार्मोन, नेचुरली प्लांट्स हार्मोन जो गैसेस फॉर्म में होता है, वरना सब तो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये फूड को रैपन करने में मदद करता है, ये एक ऐसा हार्मोन है, ठीक है। और इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल, अब फूड को रैपन करने का काम करेगा तो फीमेल फ्लावर्स का नंबर भी बढ़ाने का काम करेगा ना, सिंपल सी बात है। फिर एक होता है इथेन या इथाइलिन, ये भी एक तरह का गैस होता है जिसको आर्टिफिशियल रैपनिंग के लिए यूज़ बोलते हैं। कार्बाइड वगैरह सब का भी यूज़ करते हैं, बताया था आपको। एक होता है फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन क्या होता है? फ्लावरिंग हार्मोन्स है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीजेंस को फ्लावरिंग हार्मोन, मतलब फ्लावरिंग हो जल्दी से, जर्मिनेट्स हो, चीज़ें हो, तो उसके लिए फ्लोरीजेंस। एक होता है ट्रोमेटिन। अब ये सब जो ना एक्स्ट्रा है वो सब याद होनी चाहिए यार आपको। एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन्स, जिबरलिंस और ऑक्सिन, ये 4 तो आपको याद होनी चाहिए। ये सब चलो कोई बात नहीं है। ट्रोमेटिन ये इंजर्ड प्लांट्स को हेल्प करने में, अब कैसे याद है? ट्रॉमा है, ट्रोमेटिन ऐसे हील करने के लिए जो भी पार्ट्स इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। फ्लोराजिन्स बताया था, फ्लावरिंग हार्मोन्स है। एक होता है हेबरलेंट, ये कॉन्सेप्ट टिश्यू कल्चर्स में आते हैं सब चीज़, ठीक है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोफोनिक्स, यू नो दैट कि यहाँ पे प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, हाइड्रो मतलब वाटर की जरूरत है, वाटर में प्लांट्स ग्रो करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स। एक होता है एरोफोनिक्स, मतलब वो एयर में ही ग्रो होता है, उसको ना पानी चाहिए ना सॉइल चाहिए, एरोफोनिक्स, ठीक है। अब लिखा है फॉर ग्रोथ सोडियम इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट। क्यों भाई? ग्रोथ देखो, जो मुझे इतना लगता है कि टोटल ना 16 या 18 है, 16 या 18 है यार, देर आर 17 है, देर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसमें से सोडियम तो नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरॉन है, मोलिडियम है ना, क्लोरीन है, निकेल है, ये सब है। और वो सब तो आपको पता ही है ना, NPK वगैरह सब, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब तो पता ही है आपको, ये तो मैन है ना। और ये जो छोटा छोटा आपको बताया ये सब माइक्रो थे, MICRO, और ये मैक्रो, मैन, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो मैन में क्या क्या आते हैं भैया? मैक्रो, MACRO न्यूट्रिएंट,
ये रटवा देता हूँ। अब कई बार क्या होता है ना, MICR वाला भी होता है, तो ये ए वाला समझ लो, ए वाला बड़ा होता है, ए वाला बड़ा होता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये माइक्रो होता है, छोटा होता है। तो इसमें क्या क्या आता है याद रख लो, NPK। NPK मतलब बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बताओ पोटेशियम। तो NPK प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बड़ा सुनने में बड़ा लग रहा है ना, बस ये तीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर और NPK, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अब बाकी जो मैंने आपको भी बताया था दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड MI वाला, ठीक है, जिसमें आयरन, जिंक वगैरह सब। अब वो जितने भी होंगे ना बच्चा, अगर आपको बच्चा वो याद है बच्चा एटॉमिक नंबर, वो 20 से बाद वाले होंगे, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, है ना। आयरन शायद 25-26 पे आता है, जिंक 28-29 पे आता है, कॉपर 29 पे आता है, मैग्नीज 25 पे आता है, ये सब। हाँ, एक एक्सेप्शन है बच्चा, क्या बोलते हैं, क्लोरीन एक्सेप्शन है, क्लोरीन, वैसे भी ये मेटल वेटल है नहीं, ठीक है। तो सोडियम इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट, रिमेंबर दिस। एक बच्चा होता है क्रेस्कोग्राफ, एक भी डिवाइस होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, जिस तरह एक्जेनोमीटर है उसी तरह क्रेस्कोग्राफ भी होता है। इसको ना हमारे साइंटिस्ट जो जगदीश चंद्र बोस थे उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। एक डिवाइस है जो मेजर करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है बच्चा, हाँ या नहीं बताओ यार। अब कुछ प्लांट डिजीज है बच्चा, देख लें जरा जरा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। वैसे वायरल कुछ डिजीज है, जैसे तंबाकू में ये मोजैक डिजीज, यहीं से तो वायरस का पता चला था, याद है। उसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, येलो वीन्स, मोजाइक ऑफ विंडिंग, ये मोजाइक वाला जितना चीज़ है ना समझ लो वायरल डिजीज है, बनाना वायरस, ठीक है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे पोटैटो में विल्ट लगते हैं, विल्ट, तो दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, बैक्टीरियल डिजीज है, इसको रिंग डिजीज भी बोलते हैं, है ना। फिर एक है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये क्या है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये भी क्या होता है, बैक्टीरियल है। सिट्रस कैंकर, तेंदू डिजीज ऑफ व्हीट, ये याद रखो यार, ठीक है। और कभी ना फिगर देख लिया करो इस सब का। और कुछ फंगल डिजीज जैसे रस्ट वस्ट, ये सब फंगल होता है भाई। रेड रॉट फंगल होता है, शुगर के ने बताया था मैंने लास्ट उसमें। व्हीट में एक साहू डिजीज लगता है, ये भी फंगल डिजीज है। एक डैम्पिंग ऑफ द सीडलिंग, ये सब के सब जो है फंगल डिजीज है, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर है वाइट बर्ड इन द मेज, खैरा डिजीज ऑफ द पैडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये कि जो मेज़ होता है उसमें वाइट बर्ड्स वाला डिजीज़ होता है या खैरा डिजीज़ होता है जो पैडी में लगता है, ये जिंक की कमी की वजह से होता है। जिस तरह ऑक्सीजन की कमी की वजह से पोटैटो में ब्लैक हार्ट डिजीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी। लीची है ना, लीची, बिहार का एग्जाम मुजफ्फरपुर में बोला जाता, तो डिफिशियंसी किस चीज़ का होता है, पोटेशियम का। कैसे याद रखोगे, लीची 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 पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम भी देखो तो वाइट होता है शायद, आई थिंक सो, ठीक है। डिफिशियंसी की वजह से होता है, पोटेशियम डिफिशियंसी। ब्लैक हार्ट डिजीज पोटैटो में होता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो या ब्रिंजल, ये होता है जिंक की कमी से। जिंक की वजह से दो चीज़ आपने देखा, एक जो मेज में वाइट बर्ड लगता है या खैरा डिजीज होता है पैडी में, ये भी जिंक की वजह से। और मैंगो ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ रह जाते हैं ना, ये भी जिंक की कमी की वजह से। एक आंवला में ना, आंवला छोटा रह जाता है, सही से ग्रोथ नहीं होता है ना, वो माइक्रोसिस होता है, इस वो बोरॉन की वजह से, याद रखना। बोरॉन, आंवला बोरॉन, आंवला बोरॉन, ठीक है। पोटैटो O2, लीची पोटेशियम, मैंगो जिंक, ठीक है बच्चा। कुछ फैक्ट्स याद रखोगे। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री का नाम क्या है, यूकलिप्टिस, याद रखना, EUCALYPTUS, यूकलिप्टिस, ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है। फिर कहोगे सर जिम्नो कौन बताएंगे, तो लो जी, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, वह तो बड़ा नाम है लेकिन शॉर्ट में जिंजैटम याद रखो, जिंजैटियम,
ठीक है, जिंजेटियम इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री, याद रखो इसको, ठीक है। इसको ना, और कॉमन नेम अगर इसका जानना चाहते हो तो इसको बोलते हैं सायरा रेडवुड, ठीक है बच्चा। ये जिम्नोस्पर्म सबसे लार्जेस्ट। एक है विक्टोरिया रेजिया, याद रखो इसको, लार्जेस्ट लीफ होते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका बहुत बड़ा लीफ होता है, ये आपको वेस्ट बंगाल में समझ में होता है, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं और नॉर्मली इतना बड़ा लीफ तो भाई एक्वेटिक में ही संभाल सकते हैं। फिर एक है लार्जेस्ट सीड या डबल कोकोनट जिसको बोलते हैं, ये होता है लोडोसिया में, ठीक है। और एक ये नाम इम्पोर्टेंट है, रेफ्लेक्सिया आर्नोल्डी, ये लार्जेस्ट फ्लावर है। रेफ्लेक्सिया आर्नोल्डी बहुत बड़ा फ्लावर है भाई, बहुत बड़ा फ्लावर है, ठीक है। फिर एक काइकस, काइकस क्या होता है पता है, ये भी एक टाइप का ऐसा प्लांट जिसको ना एली लीफ फॉजिल्स बोलते हैं। क्योंकि सर क्यों भाई, ये एक ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है ना, ऐसा एक जिम्नोस्पर्म है, दिखने में पाम लाइक अपीयरेंस है, ठीक है, पाम होता नहीं। इसको लाइविंग फॉजिल्स बोलते हैं या एली फॉजिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस भाई साहब का एग्जिस्टेंस जो है ना डायनासोर के एज से ही है, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइव फॉजिल्स, काइकस को, या लिविंग फॉजिल्स, ठीक है, हाँ या नहीं। चलो ट्रिलियम, ये लार्जेस्ट, ये इसके पास ना सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ट्रिलियम के पास लार्जेस्ट क्रोमोसोम, रिमेंबर दिस। फिर ये अलगी के पास सबसे कम क्रोमोसोम होता है, रिमेंबर दिस। ट्रिलियम के पास सबसे लार्जेस्ट और अलगी के पास सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो। फिर एक होता है धाक, धाक इसको ना सर पलास बोलते हैं, पलास का ट्री है, झारखंड उधर समय बहुत मिलता है ये। इसको फायर ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, इसकी वजह से आग बहुत लगता है यार, ठीक है। फिर एक है ओफियोग्लॉसम, ये फॉन बोलते हैं, ये प्लांट, इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये चीज़ याद रखना, फॉन प्लांट्स, ठीक है। चलो ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। चलो 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 चलो, सेफ्रॉन जो पार्ट है वो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ, बताओ यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बताया था ना, SOS, याद करो यार, SOS बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें से एक स्टिग्मा है, ठीक है। चलो फिर क्लोव जो है, CLOV, क्लोव, क्लोव जो आप खाते हो वो बर्ड है, थोड़ा देर पहले ही बताया था। और जो सेफ्रॉन है ये बर्ड है, और जो सेफ्रॉन है वो स्टिग्मा है, रिमेंबर दिस। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होता है, वही NPK, अभी बताया था। इसी में आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 3 जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। चलो इकोलॉजी में आओ। टेंसली भाई साहब ने क्वेन किया था इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम को दिया था। ये नाम किसने दिया था, इकोसिस्टम द नेम, ये टेंसली ने दिया था, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोड्यूसर पता है यार, ग्रीन जो अपना खाना खुद से बनाता है वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। अब ये मत करना सर हम भी घर में बनाते हैं, तो आप डिपेंड हो दूसरे पे, आप या तो मांस मछली खाते हो तो उस पर डिपेंड हो, या पेड़ पौधे खाते हो या तो उस पर डिपेंड हो। आप सनलाइट का यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके कुछ बनाते हो तो आप प्रोड्यूसर नहीं हुए ना, तो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब इसको जो खाने वाला है वो प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा दैट इज कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हम लोग ग्रीन प्लांट्स वगैरह सब खाते हैं, अब तो हम लोग भाई सच बताऊं तो सेकेंडरी में भी आते हैं हम लोग यार, गोट वोट भी खा लेते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में ह्यूमन या गोट आता है, ठीक है, साग सब्जी खाता है जो। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो ये सब को खाते हैं, जैसे फॉक्स, वॉफ, पिकॉक, मैन, देखो मैन यहाँ भी आ गया ना, वोमेन भी, ट्रांस भी। उसके बाद टॉप प्रेडेटर जो होते हैं, टॉप में टाइगर, लायन, ये एपेक्स पे होते हैं, चीता, ठीक है, नाम से ही है।
डिकम्पोजर वेरी इजी, फंगी बैक्टीरिया ये सब डिकम्पोज करने का काम करता है। जो डेड डिकेड एनिमल प्लांट्स ये सब है ना, उसको सिंपलर सब्सटेंस बनाने के तोड़ फोड़ के डिकम्पोज कर देगा, फंगी या बैक्टीरिया। 2% वर्ल्ड का जो लैंड है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रिमेंबर दिस। 2% ऑफ द वर्ल्ड लैंड्स आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी क्या है? 3 तरह के डाइवर्सिटी होते हैं एक ही कम्युनिटी के अंदर, एक ही हैबिटेट के अंदर जो डाइवर्सिटी होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने एक पॉन्ड लिया तो एक हैबिटेट हो गया, एक कम्युनिटी। अब इसके अंदर जितना भी जीव जंतु होंगे दैट वो सब आएंगे किसमें? अलग अलग टाइप के जीव जंतु होंगे इसमें, वो आएंगे अल्फा डाइवर्सिटी में। जैसे एक और एग्जाम्पल मान के चलो, आप मैंग्रोव फॉरेस्ट ले लिए सुंदरबन का जो वेस्ट बंगाल में, मान के चलो वहाँ पे 30 प्रकार के 30 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहते हैं। तो उस मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर 30 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है कि इन बिटवीन द कम्युनिटीज जितने डाइवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। कि मान के चलो कि मैंग्रोव है, मैंग्रोव में 30 बर्ड स्पीसीज हैं और उसके जस्ट बगल में ग्रासलैंड है, कोई ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दो अलग अलग हैबिटेट हो गए ना। तो उस ग्रासलैंड में मान के चलो 20 और स्पीसीज ऑफ हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच हुआ और इन दोनों में 10 कॉमन स्पीसीज हैं। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच, दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है गामा डाइवर्सिटी। क्या होता है? गामा। ये पूरा का पूरा लैंडस्केप में आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप एक ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो यार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ले लो मान के चलो। तो इसमें फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, वेटलैंड भी, सब चीज़ है। इन सब में जितने डाइवर्सिटी है भाई, जितने स्पीसीज हैं, सबको मिला दो, दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। तो एक हैबिटेट के अंदर में है तो दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच है, 2 अलग अलग हैबिटेट के बीच है, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड गामा, सॉरी बीटा। और गामा क्या होता है जी? गामा होता है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ या नहीं? चलो, थक गया ना? चलो कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिफिकेशन वगैरह सब आपने पढ़ा होगा यार, सिंपल सी है। अमोनिफिकेशन में नाइट्रोजन का यूज़ करके अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले अमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है कि यही अमोनिया यानी NH3 अलग अलग नाइट्रेट्स में, या क्योंकि इसी फॉर्म में ना एब्जॉर्ब होता है यार, प्लांट्स लेते हैं तो इसी फॉर्म में होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में होते हैं। दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, कि अमोनिया नाइट्रेट्स में बदलेगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन से वापस आपको नाइट्रोजन मिल जाएंगे, मतलब फ्री नाइट्रोजन मिलते हैं। समझ में आया कि मैंने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड पूरा का पूरा नाइट्रोजन सर्कल। हाँ या नहीं? बोलो, समझ में आएगी नहीं? प्लांट यूज नाइट्रोजन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, मैंने बताया था, ये याद रखिएगा। प्लांट जो नाइट्रोजन यूज करता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में थोड़ा ना करता है, अमोनिया के फॉर्म में थोड़ा ना करता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में करता है। और नाइट्रेट्स बनता किससे है? अमोनिया से। तो वो कैसे हो? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा तो NH3 बनेगा, फिर इससे चीज़ें बनती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन, ठीक है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो सर? कि हाँ ये बात सच है, हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? CO करेगा, ना कि जल्दी CO2 करेगा। देखो हीमोग्लोबिन तो पता है ना यार, रेड कलर्ड का एक प्रोटीन होता है ब्लड में हमारा, अगर हीमोग्लोबिन हटा दो तो रेड हट जाएगा, हमारा कलर रेड नहीं रहेगा। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इसका मेन यही काम होता है कि ऑक्सीजन को ना हमारे लंग से लेकर के पूरे होल बॉडी में ले जाए, यही काम होता है ना, समझ रहे हो। और CO जो होता है, ये तो हीमोग्लोबिन हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर थोड़ा सा पता होगा तो एक तरह का पॉइजनस गैस होता है यार,
है ना। आपको भी अनबर्न्ड कुछ भी फ्यूल व्यूल जलाओगे, जैसे स्मोक होगा, कोयला वोयला होगा, रूम हीटर होगा, तो वहाँ से ये सब चीज़ निकलते हैं। और हीमोग्लोबिन के साथ ना बहुत स्टिकी होता है, हीमोग्लोबिन से जल्दी अटैच हो जाता है, टू क्विकली स्टिक टू द हीमोग्लोबिन। अबाउट आई थिंक सो 200, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, मैं नंबर क्या बताऊँ, इतना टाइम्स मोर फास्टर है स्टिक करने में हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो एक बात बताओ कि जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वाइन करता है तो क्या बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO, ठीक है, याद रख लेना इसको। उसके बाद एसिड रेन में दो चीज़ के, एक तो एसिड रेन जैसे समझ लो, एक तो NOx याद रख लो और SOx, ठीक है। NOx और SOx मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। NOx का कंपाउंड और SOx का कंपाउंड दोनों हाइड्रोजन के साथ रेड करवा के सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एसिड रेन इसी से बनता है, ठीक है, जब इसके साथ वाटर रिएक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि SO2 के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड NOx के साथ करेगा तो, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आप सबको पता है बच्चों कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, दैट इज कॉल्ड MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत जहरीला, 5000 लोगों की जान चली गई थी, 5000, और कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हुए थे। सर 6 अप्रैल था, डेट याद नहीं है यार, देख लेना 6 अप्रैल तक क्या था, लेकिन 1984 तो था ही। भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था भोपाल में, वहीं पे हुआ। रेडॉन गैस एक इंडोर पोल्यूटेंट है बच्चा, है ना। चलो उसके बाद 2.5 से 3% जो वाटर है ना हमारे अर्थ पे वही यूजेबल है, समझ रहे हो मैंने क्या कहा, ओनली 2.5 से 3% जो है ना वही यूजेबल है। अच्छा जो पीएबल है, यूजेबल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो ऑर्डर में बता सकते हो मुझे क्या है, सबसे पहले ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ग्लेशियर या आइस कैप कह लो। उसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ये ऑर्डर याद रख लो, ठीक है। फिर अदर सोर्सेस हैं जैसे सॉयल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर वगैरह सब, ठीक है, ऑर्डर देना यहाँ पे भी। तो इसके बाद सरफेस वाटर, ये 3 ऑर्डर तो पहले याद रख लो, आइस कैप, ग्राउंड वाटर एंड देन सरफेस वाटर। और ऑर्डर याद रखना है तो उसकी वैसे तो ज़रूरी नहीं है, सॉइल मॉइस्चर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर एटमॉस्फेरिक में होता है। चलो मरकरी से मिनीमाता डिजीज़ होता है, याद रखना इसको। डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर को स्टेराइल बनाना है ना। जर्म्स वम्स मारने हैं वाटर के अंदर तो ओजोन से ट्रीट कर दीजिए, क्लोरीन से ट्रीट कर दीजिए या क्लोरोनामाइन से ट्रीट कर दीजिए, दैट इज़ ओके, ठीक है बच्चा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल रिस्पॉन्सिबल इसी भाई साहब की वजह से है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में हमारे होल हो रहे हैं। ओजोन हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में है, 5 लेयर में से एक दूसरा लेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ठीक है। इसी लेयर में हवाई जहाज वगैरह सब उड़ा जाता है ना। और इसीलिए क्योंकि क्लाउड व्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाता है, ऑल दो एक क्लाउड है, एक्सेप्शन है वो, बट वो क्लाउड जो है ना ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है ना, खाद वाद जैसे। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, वर्मी का मतलब होता है वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। वॉल्केनो में बहुत सारे एयर पोल्यूशन निकलते हैं, बहुत सारे गैसेस वगैरह निकलते हैं, तो वॉल्केनो कहा जाता है इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेचुरली एयर पोल्यूशन है वॉल्केनो। लाइकेंस है ना, लाइकेंस SO2 पोल्यूशन को अगर चेक करना है तो बेस्ट क्या है, लाइकेंस पौधा सबको देखो, एक पौधा है भी है, वो इंडिकेटर है यार, लाइकेंस वगैरह सब, ठीक है। पॉजिटिव पोल्यूशन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पोल्यूशन ऑफ द सॉइल का मतलब एक्सेसिव यूज़ कर लो आप इसका क्या बोलते हो फर्टिलाइजर का, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पोल्यूशन। पॉजिटिव क्यों, फर्टिलाइजर का यूज़ करके आप उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हो, ठीक है, और सॉइल को अच्छा बनाते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। पॉल्यूशन क्योंकि कुछ ऐड कर रहे हो आप उसमें,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पोल्यूशन ऑफ द सॉइल, मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ग्रीन मफलर सब का, ग्रीन मफलर सब का ये बता चुका हूँ मैं आपको। रोड किनारे वगैरह सब में बहुत सारे पेड़ पौधे श्रब्स वगैरह सब लगाए जाते हैं टू ट्रैप द सॉयल, डस्ट वगैरह सब, इवन साउंड वगैरह सब, दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द नॉइज पोल्यूशन, ग्रीन मफलर। ठीक है, उसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में 2-3 चीज़ की ज़रूरत होती है। ओजोन की ज़रूरत होती है, पैन की ज़रूरत होती है और NO2 की ज़रूरत होती है, नाइट्रेट। ये 3 चीज़ याद रखो, नाइट्रेट, पैन और ओजोन। पैन क्या है? पेरोक्साटाइल, पेरोक्साटाइल, पेरोक्सी एसिटाइल भी बोल सकते हो, पेरोक्सी एसिटाइल, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन और NO2 प्लस ओजोन। ये 3 से फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हैं। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। DDT बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, अगर ये बन गया तो बस एटमॉस्फेयर में रहेगा हमेशा के लिए। ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप है भाई। कोमेंसिलिज्म में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म अगर आपस में कोमेंसिलिज्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब है एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को हो सकता है फ़ायदा भी हो सकता है या उसको कोई फ़ायदा ना हो और नुकसान भी ना हो, मतलब अनइफेक्टेड। जीरो का मतलब होता है कि अनइफेक्टेड, ना तो उसको लॉस होगा ना तो उसको फ़ायदा होगा। पॉजिटिव का मतलब होगा फ़ायदा होगा, नेगेटिव का मतलब लॉस होगा। तो कोमेंसिलिज्म में क्या होता है? दोनों को फ़ायदा होगा या एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को कोई लॉस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कोमेंसिलिज्म। तो ये कब होगा? जैसे मैं बताऊँ, बी है, अब फ्लावर है, तो कैसे दोनों का फ़ायदा है? देखो, बी को क्या चाहिए? बी को नेक्टार चाहिए, है ना, तो वो इसको मिल जाता है। अब फ्लावर को क्या चाहिए? पॉलिनेशन चाहिए, तो बी पॉलिनेशन में भी काम करता है, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोमेंसिलिज्म। ठीक है, हाँ या नहीं बोलो ना यार। नहीं, कोमेंसिलिज्म में यहाँ पे हो सकता है दिक्कत हो यार। नहीं, ये म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। हाँ, म्यूचुअलिज्म भी वही है, दोनों का फ़ायदा हो, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, म्यूचुअलिज्म ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर एक है पैरासिटिज्म, एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे मान के चलो हमारे लाइस है, हेड में लाइस है या जू है, जो भी है ह्यूमंस में, तो टैप वॉर्म एक तरह का फंगस टाइप का है कुछ, तो क्या करता है? हमारे खून को पीता है ना, तो हमारे को तो लॉस कर रहा है लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है। तो एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। कंपटीशन जब होता है ना, तो किसी को फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कहते हैं कंपटीशन मत करो यार, दोनों का नुकसान है। समझ में आ रहा है? मान के चलो इतना सा रिसोर्स है, कंपटीशन कर लिया आपने, तो मान के चलो एक जीत भी गया तो इसको बड़ा पार्ट मिलेगा, लेकिन ये पार्ट तो ये ले ही रहेगा ना, ये बर्बाद ही होगा ना। बात समझ रहे हो? कंपटीशन में ये होता है। जैसे टाइगर है मान के चलो, या लियोपार्ड है, अब दोनों फूड के लड़ रहे हैं, तो दोनों को क्षति है भाई, दोनों एक दूसरे से में लड़ाई करेंगे, मरेंगे जरेंगे, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, दोनों को लॉस है। एक होता है एमेंसिलिज्म, मतलब एक को नुकसान होगा दूसरे को कुछ नहीं होगा, है ना, समझ? एक को नुकसान होगा, मान के चलो कि पेनिसिलिन है ना, फंगस है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, बैक्टीरिया तो मर जाएगा, एक को तो नुकसान हो गया लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? एक होता है प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या होता है कि एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन। जैसे मान के चलो लायन ने डियर को खाया, तो एक को तो फ़ायदा हो गया, दूसरा मर गया बेचारा, घाटा हो गया उसको, दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन, प्रेडेशन। और एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों को फ़ायदा, मैंने बता दी, दैट इज ऑल। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पहले ही बता दिया यार। जब भी किसी भी कंट्री का काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी होती है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट की तरफ ट्रांजिशन करता है। दिस प्रोसेस, दिस ट्रांजिशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलो ठीक है, ये याद रखो। यहाँ तक हो गया। नाउ वी हैव जियोलॉजी। जॉन रे ने डेवलप किया की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, है ना। जॉन रे ने क्या किया? एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नुस्खा, एक तरीका
आइडेंटिफाई किया, डेवलप किया, वो कौन थे? जॉन रे। ठीक है। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर एनिमल होता है। प्रोटोजोआ एनिमल है, पहली बात तो याद रखना यार। प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, रिमेंबर दिस। जैसे अमीबा, अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, इसी के हेल्प से वो खाना खाते हैं, ट्रैप करता है खाना, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। पैरामीशियम में होता है सीलिया, एक्सटेंडेड अपने पार्ट्स को बढ़ाता है, पैरामीशियम। ठीक है। एक होता है प्लाज्मोडियम, जिसके वजह से मलेरिया होता है। ये सब के सब प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है। ठीक है। और भी है, इतना जरूरी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। एक होता है फ्लैगिला। ठीक है। इसका स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये याद रख लो। ट्रैपेंसोमा, ट्रैपेंसोमा के वजह से क्या होता है, ये इसमें फ्लैगिला बॉडी पार्ट्स को बढ़ा करके होता है, ये चीज़ याद रखना। इसको स्लीपिंग सिकनेस, इसी की वजह से मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, उसी तरह स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रैपेंसोमा। ठीक है। हे प्रभु। और एक डिसेंट्री जो होता है, डिसेंट्री यू नो दैट, बहुत बुरा होता है ये। ठीक है। क्या है? नहीं ओके। अमीबाइसिस, डिसेंट्री, ये एंटामायोबिया की वजह से होता है, रिमेंबर दिस। स्पॉन्ज क्या होता है? अरे भाई ये तो देखे होंगे यार, बहुत जगह लगा होता है, साउंड एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस बडी। ठीक है। ठीक है। हेड्रा, जेलीफिश, सी एनोमिन, इधे हैव स्पेशलाइज्ड, है ना, सिनिड्रोब्लास्ट सेल हेल्प इन कैचिंग द प्रे। हेड्रा के पास या जेलीफिश के पास, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सिनिड्रोब्लास्ट, साइनिडोब्लास्ट सेल, जो अपना जो प्रे होता है, प्रे कौन जिसको खाता है, जैसे टाइगर डियर को खाता है, डियर जो उनके लिए प्रे हो गया, और टाइगर क्या हो गया? प्रेडेटर हो गया। तो टू कैच द प्रे, है ना, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, दैट इज कॉल्ड साइनिडोब्लास्ट, हेड्रा जेलीफिश में होता है। चलो, टेपवर्म, इंडो पैरासिट। टेपवर्म इंडो पैरासिट है, अंदर में है, पैरासाइट है, दैट इज कॉल्ड टेपवर्म, है ना। जैसे कैनिसिस इंटेस्टिनल इन्फेक्शन करने का काम करता है ये। मान के चलो कोई बीफ या पॉक को अंडर कुक्ड खा लिया किसी ने, तो उसको ये इन्फेक्शन होने की, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होगा इस वजह से, इस टेपवर्म के वजह से, पैरासाइट की वजह से, टेनियासिस। फिर एक है सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टी क्या है यार, सिस्टिसर्कोसिस, ऐसे ही कुछ सिस्टिसर्कोसिस है, ब्रेन या मसल सिस्ट में होता है इसके वजह से। अगर ये वाला पैरासिटिक किसी को आ गया, ठीक है, तो उसके वजह से मान हमारे वहाँ पे ब्रेन में या मसल्स में एक सिस्ट डेवलप हो सकता है। सिस्ट मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा सेल जो बहुत ज़्यादा आप टच करोगे तो हार्ड लगेगा उस जगह का सेल, नॉर्मल सेल नहीं होता। तो ये ब्रेन में भी हो सकता है और मसल्स में हो सकता है, और ये होगा अगर किसी ने एक को निगल लिया तो एक को ध्यान से कहियो आज से, ठीक है भैया, बहन जी, ओके। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हार्मलेस होता है, ये कोई हार्म वार्म नहीं करता है। दो चीज़ आपको याद रखनी थी, मैंने बता दी। एक होता है लीवर फ्लूक, लीवर लॉट, है ना, ये होता है फेसिकुलोसिस के वजह से। ये कैटल, सीप, इसको अफेक्ट करता है, इनके लीवर को अफेक्ट करने का काम करता है लीवर फ्लूक पैरासिट, ये भी होता है, ठीक है। 4 पेयर ऑफ हार्ट अर्थवर्म में कितने होते हैं याद रख लो। इनके पास ट्रू हार्ट तो नहीं है, अर्थवर्म के पास ट्रू हार्ट नहीं है। सोचो ना, 4 पेयर यानी 8 हार्ट होते हैं इसके पास, अर्थवर्म के पास 4 पेयर ऑफ हार्ट अर्थवर्म के पास। रिमेंबर दिस, अर्थवर्म एंड मिलीपेड्स डेट्रीवोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे टर्माइट्स हो गया, वुड लाइस हो गया, डंग बीटल हो गया, ये सब भी आपस में डेट्रीवोर्स है, ठीक है, समझ रहे हो। या ये भी डिकम्पोज करते हैं। चलो,
नंबर ऑफ आईज इन बी, बी में कितने आईज होते हैं? 5 आंख होती हैं बी के पास। बाप रे। एंथ्रोपोडा लार्जेस्ट फिल्म ऑफ द एनिमिलिया, ये पढ़ा है ना एंथ्रोपोडा के बारे में। तो एनिमिलिया किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फिल्म होते हैं एंथ्रोपोडा, रिमेंबर दिस, है ना बच्चे। चलो 6 फीट एंड 4 विंग्स इंसेक्ट के पास होते हैं। इंसेक्ट के पास कितने विंग्स होते हैं? 4 विंग्स होते हैं, ठीक है, 4 विंग्स होते हैं, ठीक है। अब कितने फीट है? 4, 6, 1 2 3 4 5 6 फीट 4 विंग्स इंसेक्ट के पास। कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? कॉकरोच का जैसे अभी मैंने बताया था, अर्थवर्म में 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन सब में 4 चैम्बर्स होते हैं, उसी तरह कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्स हैं। बाप रे। और कुछ सोशल एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे आंट है, टर्माइट्स हैं, है ना, ये सब याद रखो। सिल्क फ्रॉम द पूपा ऑफ सिल्क वॉर्म, ये सबको पता है। सिल्क आपको कहाँ? सिल्क वॉर्म के पूपा से ही मिलते हैं। इनको बनाने के लिए कीड़े आपको पालने पड़ेंगे, बड़ा खतरनाक है यार, कान वान में घुस जाता है ये, ठीक है। वाइट ब्लड ऑफ द कॉकरोच, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होंगे नहीं, ऐसे कुछ काइंड ऑफ पिगमेंट बताया था आपको। ड्यू टू द लैक ऑफ पिगमेंट कॉल हीमोलिम्फ, ठीक है, कॉकरोच का इसीलिए वाइट ब्लड होता है। कॉकरोच को देखो उसके अंदर वाइट ब्लड होता है, ठीक है, मार के मत देखना, बता दिया हूँ, बस जान लो। ड्यू टू द लैक ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड हीमो ओह गॉड। मालफिजियन टोब्यूल्स, ठीक है, कुछ कभी कभी तो हमें लगता है मैप पे ज़्यादा ही हक जताने लगता हूँ, सॉरी यार। मालफिजियन टोब्यूल्स, तो ये मालफिजियन टोब्यूल्स क्या होता है? इंसेक्ट के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को बोलते हैं मालफिजियन टोब्यूल्स। देखे होंगे ना, इंसेक्ट के इधर निकला ऐसे इतना सा होता है, ये जब इधर निकालोगे तो पस के टाइप का कुछ निकलेगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन से ये, ठीक है। मालफिजियन टोब्यूल्स ट्यूब के जैसा होता है। ऑक्टोपस, डेविल फिश इसको बोलते हैं। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। हाँ जी बताइए, हाँ या नहीं। फिर एप्लिसिया को सी रैबिट बोलते हैं, डोरिस सी लेमन, सेपिया को कैटल फिश बोलते हैं। ये रट लीजिए आप प्लीज़। अच्छा कुछ चैम्बर्स बता दूँ क्या? जैसे अभी हाँ, ह्यूमंस में कितने होते हैं? ह्यूमंस या बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4, पता है ना? हेलो 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 हेलो। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मेमोरी ग्लैंड जिसके पास होते हैं, जो दूध देते हैं यंग वंस, ठीक है, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके पास 4 चैम्बर होते हैं, 4 4 4 4। अभी इंसेक्ट पढ़ा रहा था, तो इंसेक्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? बहुत सारे, मैनी चैम्बर्स, ठीक है। उसके बाद फिश के पास, फिश को ज़्यादा नहीं 2 ही होते हैं यार, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्सिंग चलती है। फिश के बाद 2। और एम्फीबियन जो है, जो पानी में भी रह सकते हैं, धरती पर भी रख सकते हैं, दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग व्रॉग, इसके पास 3 चैम्बर है। देखो जो पानी में रहेंगे उसके पास 2 चैम्बर है, और जो पानी में भी रहेंगे थोड़ा धरती पे रहेंगे तो एक और चैम्बर उसको दे दो, 3 चैम्बर हो गए। रेप्टाइल्स को भी 3 चैम्बर्स होते हैं, याद रखना। अच्छा ह्यूमंस के साथ ही क्रोकोडाइल भी आता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर आता है, ये याद आया मुझे, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो क्रोकोडाइल, ह्यूमन, मैमल्स, ये सब के पास 4 चैम्बर, जो पानी में रहते हैं उसके पास 2 चैम्बर, और जो पानी के साथ साथ लैंड में रहते हैं 3 चैम्बर्स। हो गए याद? करवा दिया याद आपको? हाँ जी, समझ में आया जी कि नहीं जी? मोलुस्का के बारे में पहले बताया, जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये काइंड ऑफ, ठीक है, आफ्टर एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा भी थोड़ा देर पहले बताया था, सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट मोलुस्का है। मोलुस्का के पास ना एक ऐसा होगा जिसके पास बॉडी उनकी बड़ी सॉफ्ट होगी यार, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट, कॉपर कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन सब इनवर्टिब्रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हीमोसाइनिन, ठीक है। नॉर्मली देखो रिस्पायरेटरी पिगमेंट में आयरन होते हैं, बताया था ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं,
ठीक है, लेकिन हीमोसाइनिन में कॉपर होते हैं, समझ में आया। जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स है, वर्टिब्रेट जिसके पास रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो उसके पास ना हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होते हैं। लेकिन एक होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है आयरन की जगह पे, याद रहेगा। यही भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट में होती है नॉर्मली, सम इनवर्टिब्रेट। तो कॉपर गिव्स ब्लू कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड, समझ में। तो मान लो कोई ऐसा जानवर है, कोई ऐसा है जिसके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट है, मतलब कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, तो वो ब्लू कलर दिखता है। इसलिए बहुत सारे बॉडी ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ब्लू देखते हैं, बिकॉज कॉपर गिव्स ब्लू कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड। एक होता है कोलोसल स्क्वीड, ये लार्जेस्ट स्पाइनलेस इनवर्टिब्रेट्स क्रिएचर्स हैं, मोलस्का किंगडम के अंदर में आते हैं। कोलोसल स्क्वीड लार्जेस्ट स्पाइनलेस है, लार्जेस्ट स्पाइनलेस। फोटो देख लेना यार, ये सबको याद करने का ना तरीका क्या है, फोटो देखो, फोटो, ठीक है। स्टार फिश हो गया, सी ककम्बर हो गया, है ना, सी उर्चिन्स हो गया, डजंट हैव ब्रेन, रिमेंबर दैट। स्टार फिश के पास कोई ब्रेन नहीं होता, सी ककम्बर के पास कोई ब्रेन नहीं होता, सी उर्चिन के पास भी कोई ब्रेन नहीं होता। आज के बाद याद रखना मेरी बात को। पीसेस जितने फिशेस के किंगडम्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, एक्वेटिक लाइफ वगैरह सब। और एक्वेटिक लाइफ है तो वार्म ब्लड नहीं होंगे, कोल्ड ब्लड होंगे, ठीक है भाई साहब। 2 चैम्बर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हार्ट ओनली पंप्स इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, थोड़ा बहुत मिक्सिंग CO2 O2 काइंड ऑफ थिंग चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास स्पेशलाइज्ड एक सेल होता है, जिसको गिल्स बोलते हैं भैया, ठीक है। जैसे डॉग फिश हो गया, टॉर्पेडो हो गया, टॉर्पेडो को इलेक्ट्रिक रे होता है भाई, करंट मारता है, ये एक ऐसा पीसेस है, ठीक है। एक फ्लाइंग फिश होता है, एक्सो कॉर्टेस बोलते हैं इनको। एक होता है सी हॉर्स, देखो हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। ये सब का ना फोटो देखना जाके, मजा आएगा यार देख के, ठीक है। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबिया दोनों है ना। उसके पास रिस्पिरेशन, गिल्स, स्किन, लंग्स, तीनों जगह से वो रिस्पिरेशन करते हैं। देखो नॉर्मली बताऊं रिस्पिरेशन क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो यहाँ पे ऑक्सीजन लेना देना भी है, तो गिल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन को लेते हैं, स्किन्स के थ्रू भी लेते हैं, लंग्स के थ्रू भी लेते हैं, एम्फीबियंस वगैरह से। एम्फीबिया यू नो ना एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड वाला, जैसे फ्रॉग हो गया, सेलेमेंडर होता है फ्रॉग, इस सब के पास गिल्स भी है, लंग्स भी है, स्किन्स भी है, तीनों से रिस्पिरेशन होता है। एक होता है नेक्टुरस, ठीक है। अब एक है रेप्टिल्ला, इनके पास भी 3 चैम्बर्ड भाई, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इनके पास, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल स्केलेटन होते हैं, जैसे लिजार्ड, स्नेक, ये सब रेप्टिल्ला में जो तैरते ऐसे रेंगते हैं। लिजार्ड रेंगता है, स्नेक भी रेंगता है, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, ये सब रेंगता है, ठीक है। तो रेप्टाइल इसे में, और ये सब मेसोजोइक एरिया से आए हुए हैं, एरा ऑफ रेप्टाइल बोला जाता है। मेसोजोइक एरिया को एरा ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं। कोबरा, अच्छा हाँ एक चीज़ और बोलनी है, अब ना जल्दी डेली मैं आपका कवर करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ये फाउंडेशनल बायोलॉजी का कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चा, तो इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और बीच में कभी समय निकाल के घटना चक्र बायोलॉजी का करवा देंगे, क्योंकि मैंने ये इतना पढ़ा दिया ना, इसी के अंदर से बहुत सारी चीज़ें होंगे वहाँ पे, तो वो समय निकाल के कभी वो करवा दूंगा। मुझे हिस्ट्री अब जल्दी स्टार्ट करना है इसके बाद, ठीक है बच्चा। अब ऑलमोस्ट मुझे अब डेली क्लास आएंगे, भगवान ना करे अब तबीयत थोड़ा ख़राब हो यार, डेली ला रहा था बट क्या कहूँ, हुई वही जो राम रचि राखा, ठीक है। कोबरा ओनली स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है, कोई भी स्नेक अपना घोंसला नेस्ट नहीं बनाता है, ओनली स्नेक यानी कोबरा जो अपना घोंसला बनाता है ना। मतलब खुददार है, किसी के घर में नहीं रहना, अपना घर में रहना। इमिट्स वेनम थ्रू फैंग्स, दांत के उससे, ठीक है भाई। ये जो जहर निकालता है ना, थ्रू फैंग्स। हेलोडर्मा ओनली पॉइजनस लिजार्ड,
लिजार्ड वैसे पॉइजनस होता नहीं, लेकिन हेलोडर्मा जो है ना ये पॉइजनस है, दैट इज ओनली पॉइजनस लिजार्ड। फिर सी स्नेक देखे होंगे आप लोग, हाइड्रोफिज होते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस स्नेक है भाई सी स्नेक, देख लीजिएगा फोटो, मजा आएगा। एप्स उड़ने वाले जितने बर्ड्स होते हैं वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर में दैट इज कोल्ड ब्लड है, जो उड़ते हैं उसको वार्म ब्लड है। फ्लाइट एडाप्टेशन है इनके पास। बर्ड्स हैव नो टीथ, इनके पास ना, बर्ड्स के पास कोई टीथ विथ दांत वात होता नहीं है, तो इसके पास जो बीक होता है ना, बीक, उसी से काटते हैं लोग, तोड़ते हैं, फीड करते हैं, जो भी करते हैं। एक इनके पास ना एक मिनट, सॉरी, एनोमेटिक बॉन्स होते हैं। यू नो व्हाट इज दिस एनोमेटिक बॉन्स? ये बॉन्स ना एक तरह का सॉलिड बॉन्ड होता है दैट डू नॉट हैव एयर कैविटीज इनसाइड देम। हम लोग के उसमें ना थोड़ा सा कैविटी होता है, फिल्ड विथ एयर, ये तो उल्टा हो गया ना, नॉट फिल्ड विथ एयर होगा ना, डू नॉट हैव एयर कैविटीज इनसाइड देम, ये याद कर लेना यार, डू नॉट हैव एयर कैविटी इनसाइड देम। जैसे क्रॉ, पीकॉक, कैरोट, इनके पास जो बॉन्स होते हैं ना, डू नॉट हैव, है ना, एनोनमिक। वैसे सच बताऊं तो एक ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, पिनोमेटिक बॉन्स। ये कायदे से तो देखो ये बॉन्स होनी चाहिए एप्स में, क्यों? क्योंकि इनके बॉन अंदर से ना खोखला होते हैं, तब उड़ने में मदद करेंगे क्योंकि हल्का होगा ये, ठीक है। एक बार इसको चेक करना यार प्लीज़, ठीक है, चेक करूं, आपके लिए कर देता हूं। लॉगिन तो नहीं मांगेगा कुछ? स्टे लॉगर, ठीक है। डज एप्स, ये बर्ड्स लिखता हूँ ना सिंपल, बर्ड्स हैव, क्या लिखूं, एनियोमेटिक और पिनियोमेटिक बॉन्स। देखते हैं, देखा, मुझे पता था, देखो लिखा ना सिंपल, बर्ड्स है पिनियोमेटिक, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी गलती है यार उस, देखो इनके पास ना एनियोमेटिक नहीं होते, पिनियोमेटिक बॉन्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्स ऐसे होते हैं जिसके बॉन्स के अंदर में ना एयर कैविटी होते हैं, तो एयर कैविटी है तो वो बॉन्स हल्का होंगे तो उड़ने में मदद करेंगे। तो यहाँ जो लिखा है ना फील्ड विथ वेयर, ये वर्ड सही है, लेकिन यहाँ पे एनियोमेटिक नहीं, नहीं 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 यार, ये पी ही है यार, ध्यान से देखो, ये पी ही है, मैं पढ़ रहा था एनियोमेटिक, नहीं ये पेनियोमेटिक ही है, पेनियोमेटिक सही लिखा है यार, मैं ही गलती कर दी हूँ, मेरा लिखा हुआ मैं ही नहीं पहचानता। कीवी ईमस, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ओनली बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकते, फ्लाइटलेस बर्ड है, ओनली तो नहीं कहूँगा, दो और भी होंगे। ऑस्ट्रिच, इनके पास ये लार्जेस्ट बर्ड है, इनके एग भी लार्जेस्ट एग होते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड सबसे छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। लार्जेस्ट जू कहाँ है इंडिया में? अलीपुर में, कोलकाता, अलीपुर कोलकाता, है ना। और ये साउथ अफ्रीका, अगर लार्जेस्ट जू वैसे वर्ल्ड में देखोगे तो ये क्रूजर नेशनल पार्क है साउथ अफ्रीका में, वो है। कॉपर स्मिथ बारबेट एक बर्ड्स है, एक बर्ड वेल पैटर्न फेस ऑफ द ब्लाइट कलर, ये पता नहीं क्यों लिखा है, यूपीएससी में हो सकता है पूछा होगा, ठीक है। मेमेलिया, वार्म ब्लड है, मेमेलिया है ना, वार्म ब्लड है, पानी के अंदर है ठंडा है, पानी के बाहर है वार्म है, 4 चैम्बर्ड है। मेमेलिया कौन होती है यार? जो उनके पास ब्रेस्ट होता है, जो दूध पिलाते हैं अपने यंग वंस को, जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, समझ लो, अंडे वंडे नहीं, तो वो मेमेलिया है। तो वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर हेड होता है,
उनके आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन 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 जैसे हम लोग भी क्या मेमेलिया के अंदर में, तो मेल नहीं यार फीमेल, ठीक है, तो हम लोग के वहाँ में आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन है कैमल और लैमा, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ। तो मेमेलिया क्या होता है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और जो गिव बर्थ टू द यंग वंस मोस्टली, ठीक है, मोस्टली दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी बट एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। फिर डैफोडेंट क्या होता है, ये टूथ, ये डेफियोडेंट क्या होता है, हम लोग में देखो 2 बार दूध ये आता है, दांत आता है ना, तो टूथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। अच्छा, मेमेलिया का और एग्जांपल देना चाहोगे, जैसे दो कौन कौन, जैसे डॉग भी और कॉ, एलिफेंट, ये सब दूध वूध देता है ना। वेल भी एक्वेटिक में, याद रखो यार। और क्या हो सकता है, और दूध कौन देता है, ह्यूमन, यार ह्यूमन का कैसे भूल गया मैं। और एक वो जानवर होता है ना जो कि अपने पेट के अंदर में ही छुपा के रख लेता है, क्या नाम है उसका, कंगारू। तो ये सब मेमेलिया होता है, ठीक है, याद रखोगे हाँ या नहीं। ये डैफोडोंट मतलब 2 बार, ट्वाइस आता है लाइफ टाइम में दांत। गोट एक ऐसा जानवर है जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस। रेड मीट कितना गर्म होता है ये सबके। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है वो बेसिक होता है 7.3 से लेकर 7.45 के आसपास। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप कौन है, औरंगटम। औरंगटम देखे होंगे आप। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, मैन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ होमनिडोई। नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ठीक है, हो गया इतना तक। कितना घंटे का लेक्चर हुआ, 1.5 घंटे का हुआ। चलो थोड़ा और करते हैं। एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो बाहर में का जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और इंटरनल और इनके जस्ट नीचे जो होता है सेबेसियस टिश्यू होता है, ग्लैंड होता है, फैट वैट स्टोर होता है वहाँ पे, अभी बताऊंगा वो सब आगे। इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ द ऑर्गन, हाँ, कवरिंग लाइनिंग करने के लिए। ये बाहर भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल जो फ्री सरफेस होगा, जैसे मान के चलो स्किन, तो ये एपिथेलियल टिश्यू यहाँ मिलेगा। इंटेस्टाइन में भी जो होते हैं वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ग्लैंड बहुत सारे है ना, हॉलो ऑर्गन जैसे फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, फ्री सरफेस है सब, है ना। और नेजल पैसेज, ये जो नेसल पैसेज हमारे है ना नाक के, यहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, याद रखें। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं डिफेंस टिश्यू। रिपेयर, फैट स्टोरेज सब में यूज होता है, जैसे कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, ब्लड हो गया, लिगामेंट्स हो गया, या एडिपोज टिश्यू जो जस्ट हमारे स्किन के नीचे होता है ना, यहीं पे फैट जमा होता है ना। इवन हेल्प भी करता है ठंडी जगह में रहने में, एडिपोज टिश्यू वगैरह सब। यू हैव टू रिमेंबर दिस भाई, एडिपोज टिश्यू इट इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ठीक है। इसको एडिपोज टिश्यू को क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी बैंक, है ना, शॉक एब्जॉर्बर वगैरह सब याद रखो, है ना, ठीक है। लिगामेंट का काम क्या है यार, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट, सिंपल। बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है, और मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है, ठीक है। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट, और टेंडन क्या होता है, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम। एक होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, अनस्ट्रिप्ड है और स्ट्रिप दोनों हो सकता है, और एक कार्डिक भी हो सकता है। तो जो अनस्ट्रिप्ड है वो इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, मैं समझाता हूँ उसको। स्ट्रिप टिश्यू जो होता है वो वॉलेंटरी होता है। एक कार्डिक टिश्यू जो होता है, जैसे हार्ट वाले को बोलते हैं कार्डिक टिश्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। जैसे मान के चलो हमारा आर्म्स है या हमारा लेग्स है, तो ये वॉलेंटरी है, इसको हम हिला दौड़ा कुछ भी कर सकते हैं, ये वॉलेंटरी, हम इसका एक्शन पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन स्टमक के अंदर में जो मसल्स हैं या इंटेस्टाइन वगैरह सब जो है, या हार्ट है, थोड़ा हिला के दिखाइए, तो ये इनवॉलेंटरी है,
समझ में आया हाँ या नहीं? चलो फिर है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहाँ होता है? हमारे हिप में होता है, हिप ऑफ द मसल इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ये लार्जेस्ट मसल हमारे पूरे बॉडी का हिप पे जो होता है, हिप। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर एक है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस ये मिडिल ईयर के बीच में होता है, ये स्मॉलेस्ट मसल होता है। ठीक है ना, स्टेपिडियस ये हमारे मिडिल ईयर के इनसाइड होता है, याद रखना। फिर एक होता है जॉ मसल, जॉ जॉ जॉ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, याद रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन ब्लड। रहने दें या फिर छोड़ दें हम? कितने पेज पे हम लोग? 12 पेज कंप्लीट करवा दिए ना, और कितना पेज बचा है? 10 पेज। अभी हमने कितना पेज किया ये देख लेते हैं बस। 1 2 3 4 पेज किए हैं ना। यहाँ से करवाना स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 किए हैं। ठीक है, एक और करना है। चलो यार, थक गया हूँ यार बोलते बोलते, कल करवाऊँगा। ठीक है, कल मैं आपका ह्यूमन एक ये करवाऊँगा, 2 3 4, ठीक है, 5 और यहाँ तक करवा दूँगा। ठीक है, छठा पक्का प्रॉमिस, यहाँ तक करवा दूँगा। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ तक? यहाँ तक हो जाएगा। फिर समझ लो 1 2 3 4, अच्छा समझ गया। मतलब इसके बाद 2 लेक्चर्स और। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स चला गया है, एक आज का, 3 लेक्चर्स और 2 लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर में पूरे बायोलॉजी कंप्लीट। ओके बच्चा, चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो होंगी, आज शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चलिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से। ऑन दिस पर्टिकुलर नोट आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।